डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हर्ड मानिया के बारे में बताऊंगी। हर्ड मानिया के कुछ कंटेंट्स हम आज इस लेक्चर में लेंगे। सबसे पहले उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट्स एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, टेस्ट और ट्यूनिक, मेंटल या बॉडी वॉल, इंटरनल ऑर्गन्स जिन्हें विसरा कहते हैं, सिलोम तथा एट्रियम। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसके हिसाब से इसकी हर्ड मानिया की सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखें। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडेसिया, ऑर्डर प्लूरोकोना, जीनस हर्ड मानिया। इन सब के डिफरेंट कैरेक्टर्स मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। हर्ड मानिया, इसको साधारणतः सी स्पर्ट या सी पोटैटो भी कहते हैं। सी स्पर्ट यानी कि समुद्री पिचकारी तथा सी पोटैटो यानी कि समुद्री आलू। सी स्पर्ट पिचकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके दो इनमें छेद होते हैं जिनको ब्रैंकियल अपर्चर और एटियल अपर्चर कहते हैं। उनसे पानी पिचकारी की तरह बाहर निकलता है तथा इसके आकृति के कारण इसे सी पोटैटो भी कहा जाता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हर्ड मानिया पूरी दुनिया में मिलता है और इसकी 12 ज्ञात जातियां हैं। इनमें से केवल 4 जातियां समुद्री इंडियन समुद्रों में मिलती है। ये है हर्ड मानिया पैलिडा, हर्ड मानिया मोरिटियाना, हर्ड मानिया सिलोनिका तथा हर्ड मानिया इन्यूरेंसिस। इनमें से पहली दोनों स्पीसीज शैलो कोस्टल वाटर स्पीसीज हैं, यानी कि समुद्र के उथले किनारे वाले जल में पाई जाती है, जबकि दूसरी 2 जातियां समुद्र में गहराई में पाई जाती है। हैबिट्स एंड हैबिटेट। इस सबसे मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है वो है हर्ड मानिया पैलिडा। हम इसमें हर्ड मानिया पैलिडा के बारे में ही पढ़ेंगे। हर्ड मानिया पैलिडा मैराइन एनिमल है, यानी कि ये मुख्यतः समुद्र में ही पाया जाता है। ये बहुत कॉमन एसिडियन है जो कि इंडियन सी कोस्ट के शैलो वाटर्स में पाया जाता है। यह एक एकल तथा स्थिर एसिडियन है जो कि अपने चौड़े आधार की सहायता से रॉकी सी बॉटम से अटैच रहता है या फिर अपने फैले हुए फुट या पाद की सहायता से रेतीले फर्श में धंसा रहता है। कई बार यह एक जीवित गैस्ट्रोपोड शेल के साथ सहभोजी के रूप में अटैच्ड रहता है। इसमें मोलस्क इसके एसिडियन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में तथा इसको भोजन, ऑक्सीजन तथा प्रसार के बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है और इसके बदले हर्ड मानिया मोलस्क को उसके शत्रुओं से बचाता है, उसकी रक्षा करता है, उनको छुपा देता है, क्योंकि जो हर्ड मानिया के स्पीकूल्स हैं वो उसको अनपैलेटेबल यानी कि खाने के अयोग्य बना देते हैं। अधिकतर एक ग्रीन एल्गी इसके टेस्ट पर ग्रो करता है। इस तरह से एकदम से इस पर फैल जाता है कि ये एसिडियन को पूर्णतः छुपा लेता है। अब हम इसके बाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले शेप, साइज एंड कलरेशन। इसका शरीर लेटरली कंप्रेस्ड होता है
और शेप में रेक्टेंगुलर होता है। इसका अटैच्ड सिरा कुछ नैरो इसके फ्री एंड की अपेक्षा कुछ नैरो होता है। पूरा एनिमल एक पर्स की तरह या बैग या पोटैटो की तरह दिखाई देता है। एडल्ट एक एवरेज में 6 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 से 7 सेंटीमीटर ब्रॉड तथा 4 सेंटीमीटर थिक होता है। इसका फुट 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका साइज एज के साथ बढ़ सकता है। फ्रेश स्पेसिमेंस जो हैं वो रंग में पिंकिश दिखाई देते हैं क्योंकि इनके टेस्ट पर में सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज वितरित रहती है। इस टेस्ट में बिखरे हुए ब्राइट रेड पैचेस दिखाई देते हैं जो कि वेस्कुलर एम्फीलिया के कारण होते हैं। प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन येलोइश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। बॉडी डिविजन्स, शरीर का विभाजन। सबसे पहले बॉडी प्रॉपर, इसका डिस्टल फ्री पार्ट एनिमल्स का बॉडी प्रॉपर कहलाता है। यह बेसल पार्ट या फुट की अपेक्षा ब्रॉडर मतलब चौड़ा तथा लंबा होता है। बॉडी प्रॉपर का फ्री एंड दो छोटे सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस के रूप में उभरे रहते हैं। इनको ब्रैंकियल या तथा एट्रियल साइफन कहते हैं। दोनों साइफन्स समान स्तर पर स्थित होते हैं। ब्रैंकियल या ओरल साइफन छोटा, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा तथा आउटवर्डली डायरेक्टेड होता है, बाहर की तरफ निर्देशित होता है। इसमें एक टर्मिनल या शीर्षीय ओपनिंग होती है जिसे ब्रैंकियल अपर्चर या माउथ या इनकरेंट ओपनिंग कहते हैं। यानी कि बाहर का पानी इस अपर्चर से अंदर आता है। एट्रियल या क्लोइकल साइफन लार्जर होता है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा ये अपवर्ड डायरेक्टेड होता है। इसकी जो टर्मिनल ओपनिंग है उसे एट्रियल अपर्चर या एक्सकरेंट ओपनिंग कहते हैं। ब्रैंकियल अपर्चर एट्रियल अपर्चर की अपेक्षा बड़ा होता है। दोनों अपर्चर्स 4 लोब्स या लिप्स द्वारा गार्डेड रहते हैं। दूसरा पार्ट फुट। फुट पूरी तरह से टेस्ट द्वारा बना होता है। यह रंग में गंदला तथा रफ होता है क्योंकि इसमें इसके सैंड पार्टिकल्स या तथा शेल के पीसेस चिपके रहते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो इससे अटैच रहते हैं। इसके कारण से ये खुरदुरा हो जाता है। इसकी शेप और साइज विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ओरिएंटेशन, हर्डमानिया में एक डेफिनेट तथा विशेष ओरिएंटेशन पाया जाता है। इसकी 2 फ्लैट सरफेसेस राइट और लेफ्ट लेटरल साइड्स को प्रदर्शित करती है। इसमें ब्रैंकियल अपर्चर एंटीरियर साइड को तथा एट्रियल अपर्चर डोर्सल सिरे को प्रदर्शित करता है। इनकी अपोजिट साइड्स पोस्टीरियर तथा वेंट्रल एंड्स को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार का अनयूजुअल ओरिएंटेशन का कारण मेटामॉर्फोसिस के दौरान लार्वा में रोटेटरी चेंजेस होना है। ये देखिए इस चित्र में हम हर्डमानिया को देख रहे हैं। इसमें ऊपर आप देखिए इसके फ्री एंड पर 2 अपर्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रैंकियल अपर्चर तथा एट्रियल अपर्चर। ब्रैंकियल अपर्चर की जो साइड है वो एंटीरियर साइड को रिप्रेजेंट करती है और एट्रियल अपर्चर डोर्सल साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ा मुख्य भाग फ्री पार्ट जो है वो बॉडी प्रॉपर है। इसमें नीचे का पार्ट फुट कहलाता है
इसके सहायता से ये बेस से धंसा रहता है। इसमें देखिए आप फॉरेन पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। ये फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, शेल के पार्टिकल्स या स्टोन के, सैंड के पार्टिकल्स। इसमें देखिए एक तरफ आपको वेंट्रल साइड दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ पोस्टीरियर, यानी कि डोर्सल साइड के अपोजिट वेंट्रल साइड और एंटीरियर साइड के अपोजिट पोस्टीरियर। इस तरह से हम इसकी आकृति देखते हैं तो यह पर्स की तरह, बैग की तरह या पोटैटो की तरह दिखाई देता है और दोनों अपर्चर से पानी बाहर निकलने के कारण इसको सी स्कर्ट या समुद्री पिचकारी। टेस्ट या ट्यूनिंग। टेस्ट पूरी बॉडी के चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण बनाता है। यह सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग तथा रिसेप्टर ऑर्गन का भी काम करता है। यह सॉफ्ट होता है, 4 से 8 मिलीमीटर मोटा होता है, लेदरी होता है, ट्रांसलूसेंट होता है यानी कि पारभासी होता है। यह यंग स्टेज में लगभग ट्रांसपेरेंट होता है और एडल्ट में ओपेक हो जाता है क्योंकि इसमें यह मोटा बन जाता है। टेस्ट में फोर्स और डिप्रेशन, पूरे सरफेस पर फोर्स और डिप्रेशन के कारण यह रिंकल्ड या झुर्रीदार बन जाता है। इसमें यह जिलेटिनस मैट्रिक्स तत्व का बना होता है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं धसी रहती है। मैट्रिक्स जिलेटिनस मैट्रिक्स है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है। यह पॉलीसैकेराइड ट्यूनिसिन का बना होता है। इसमें कार्पसल्स होती हैं। कार्पसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं तथा 6 से 7 प्रकार की हो सकती है। लार्ज इओसिनोफिलस सेल्स यानी कि बड़ी आकृति की इओसिन स्ट्रेन लेने वाली, छोटी स्मॉल इओसिनोफिलस सेल्स, छोटी आकृति की इओसिनोफिलस सेल्स, एमीबॉइड सेल्स यानी कि अमीबा की आकृति वाली कोशिकाएं, स्फेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स यानी कि वृत्ताकार या गोलाकार वैक्यूल वाली कोशिकाएं, ग्रेन्युलर रिसेप्टर सेल्स, स्मॉल नर्व सेल्स, स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स। ब्लड वेसल्स, ये टेस्ट का ब्रांच या शाखित सिस्टम बनाती है। इसमें इनकी कई सारी शाखाएं सरफेस के पास ओवल टर्मिनल नोब्स या एम्प्यूली के रूप में होती हैं जो कि टेस्ट की सरफेस के रेड पैचेस के रूप में दिखाई देती है। ये एम्प्यूली सहायक रेस्पिरेटरी तथा रिसेप्टर ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि यह नर्व सेल्स द्वारा कनेक्टेड रहती है। स्पिक्यूल्स, हर्ट मानिया में कई कैलकेरियस स्पिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। ये स्पिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं। सभी स्पिक्यूल्स की लंबाई पर छोटे स्पाइन्स की बनी हुई रिंग्स उपस्थित होती है। पहले स्पिक्यूल्स का पहला टाइप है माइक्रोस्क्लेरस। यह जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटे, यानी कि ये साइज में छोटे होते हैं। इनकी लंबाई केवल 40 से 80 मिली होती है तथा ये केवल टेस्ट में उपस्थित होते हैं। इसमें राउंडेड नॉब की तरह यानी कि पेपर पिन की तरह का हेड होता है तथा इनका इलोंगेटेड बॉडी होती है जिसमें 5 से 20 तक स्पाइन्स की रिंग्स उपस्थित होती है। दूसरा मेगास्क्लेरस, मेगा यानी कि लंबे। ये लार्ज साइज स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि शरीर के सभी पार्ट्स में केवल हार्ट को छोड़कर उपस्थित होते हैं। ये फिर 2 प्रकार के, आकृति के अनुसार ये फिर 2 प्रकार के हो सकते हैं। स्पिंडल शेप्ड यानी कि स्पिंडल तर्कनुमा आकृति। ये 1.5 से 2.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इनमें 20 से 60 स्पाइन्स की रिंग्स होती है। ये अधिकतर ब्लड वेसल्स
तथा एलिमेंट्री कैनाल के भागों में पाए जाते हैं। दूसरे पिपेट शेप यानी कि पिपेट की आकृति के, यह 3.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। ये मिडिल में से फूले हुए होते हैं, इसीलिए इनकी आकृति पिपेट शेप होती है। ये स्ट्रेट इनके सिरे स्ट्रेट या कर्व हो सकते हैं। यह बॉडी वॉल में उपस्थित होते हैं, मुख्य रूप से गोनेड्स और लीवर वाले भाग में। ये देखिए, इस डायग्राम में हम टेस्ट का वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं। ये पूरा इसमें मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। मैट्रिक्स में अलग-अलग स्पिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे माइक्रोस्क्लर्स, लंबाई में बड़े मेगास्क्लर्स, इसके अलावा ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल जो कि पूरी एक ब्रांच सिस्टम बना रही है, शाखित तंत्र बना रही है और इनके फ्री एंड्स टेस्ट के ठीक नीचे वेस्कुलर एम्पुली यानी कि गोलाकार एम्पुली के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इन एम्पुली के कारण ही इसमें लाल रंग के पैचेस दिखाई देते हैं। इस डायग्राम में हम डिफरेंट तरह के स्पिक्यूल्स देख रहे हैं। माइक्रोस्क्लूस छोटी आकृति के, इनमें देखिए पूरी लंबाई में इस तरह से स्पाइस की रिंग्स होती हैं, जो कि दोनों रिंग्स के रूप में स्पाइस उपस्थित होते हैं। ये फिर पिपेट शेप स्पिक्यूल्स है, जिनमें भी हम स्पाइस की रिंग्स देख रहे हैं। इसमें देखिए बीच में से ये फूल गई है, इसलिए इनकी शेप पिपेट शेप हो गई है। और फिर ये स्पिंडल शेप यानी कि तरकुनुमा, इनमें भी हम स्पाइंस की रिंग्स देख रहे हैं। तो माइक्रोस्क्लेयर्स तथा मेगास्क्लेयर्स, और मेगास्क्लेयर्स फिर दो तरह के पिपेट शेप एंड स्पिंडल शेप। स्पिक्यूल्स एंडोस्केलेटन बनाते हैं तथा सब एनिमल को सपोर्ट देते हैं। मेंटल को दृढ़ता से टेस्ट से चिपकाए रखते हैं और ब्लड वॉल्स को स्टिफ रख देते हैं ताकि ये सिकुड़ नहीं पाए, और इस प्रकार और साथ में एनिमल को ये दुश्मनों से बचाने का काम करते हैं। मेंटल या बॉडी वॉल, टेस्ट के नीचे बॉडी वॉल या मेंटल उपस्थित होती है, जो कि टेस्ट के हटाने पर दिखाई देती है। टेस्ट मेंटल द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। मेंटल टेस्ट के अंदर सस्पेंडेड रहती है और केवल इसके ब्रैंकियल तथा एट्रियल अपर्चर से ही अटैच्ड रहती है और साइफन्स बनाती है। यह थिक, हाईली मस्कुलर और ओपेक होती है एंटीरो डोर्सल साइड में, लेकिन थिन ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें मसल्स पोस्टीरियर वेंट्रल साइड में से मसल्स नहीं होने के कारण ये ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके कारण से इसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर से अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। मेंटल एक बड़ी पानी से भरी हुई कैविटी घेरे रखती है, जिसे एट्रियम कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली मेंटल 3 सेलुलर लेयर्स की बनी होती है, आउटर एपिडर्मिस, मिडल मेसेनकाइम तथा इनर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस यह सिंगल लेयर है जो कि फ्लैट हेक्सागोनल कोशिकाओं की बनी होती है। यह टेस्ट को सीक्रेट करती है। दूसरा मेसेनकाइम, यह मेसोडर्म से डेराइव्ड होता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में कई फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, मसल फाइबर्स, ब्लड साइनसेस उपस्थित होते हैं। मसल फाइबर्स अनस्ट्राइप्ड होते हैं और ये 3 सेट्स में अरेंज्ड रहते हैं। मसल्स का पहला सेट एनुलर मसल्स का है। एनुलर यानी कि गोलाकार मसल्स, जो कि दोनों साइफन्स को सराउंड करता है, और ये मसल्स कई सर्कुलर रिंग्स के रूप में उपस्थित होती है। इसके कारण साइफन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यानी कि लंबवत मसल्स, ये ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर से स्टार्ट होकर नीचे
एनुलर मसल्स के तक फैले रहते हैं। तीसरी ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स, इसमें से कुछ अ, कुछ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन्स की हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं और ये क्रॉस इंटर साइफोनल रीजन में होता है, इसलिए इनको कहते हैं ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स, यानी कि दोनों साइफन्स के बीच में प्रेजेंट होने वाली मसल्स। तीसरे लेयर इनर एपिडर्मिस, ये सबसे अंदर की लेयर है जो कि एक्टोडर्म से बनी हुई है। ये फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स का एक सिंगल लेयर है और एट्रियल कैविटी को लाइन करती है। अब हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स या विसरा के बारे में पढ़ते हैं। जब बॉडी को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हमें इसमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। दो साइफल्स दिखाई देते हैं, जिसमें साइफल्स में उनकी एनुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई देती हैं। इंटेस्टाइन दिखाई देती है जो कि एक चौड़े लूप को बनाती है। फिर चॉकलेट कलर का लीवर का लेफ्ट लोब दिखाई देता है और पिंकिश कलर की लेफ्ट गोनेड दिखाई देती है जो कि इंटेस्टाइन के लूप के में स्थित होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमें लेफ्ट साइड से दिखाई देते हैं, लेकिन जब बॉडी को हम राइट साइड से एग्जामिन करते हैं तो हमें एक न्यूरल ग्लैंड दिखाई देती है जो कि दोनों साइफन के मध्य वाले हिस्से में उपस्थित होती है। दूसरा, हमें इसमें एक लंबा क्रिसेंट्रिक ट्रांसपेरेंट ट्यूब दिखाई देती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं और जिसके अंदर हार्ट स्थित होता है। फिर हमें लीवर का राइट लोब दिखाई देता है जो कि पेरिकार्डियम के अग्र भाग पर स्थित होता है, अग्र सिरे पर स्थित होता है और इसके अलावा हमें राइट गोनेड दिखाई देती है। ये देखिए चित्र में हर्टमानिया के विसरा, अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो हमें दोनों साइफन्स दिखाई दे रहे हैं और उसकी उनकी ओपनिंग्स दिखाई दे रही है, माउथ और या ब्रैंकियल ओपनिंग तथा एट्रियल ओपनिंग। दोनों साइफन्स में हमें एनुलर मसल्स दिखाई दे रही है, यानी कि गोलाकार मसल्स। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडल मसल्स दिखाई दे रही है। फिर हमें इंटेस्टाइन का लूप दिखाई दे रहा है और उस लूप के बीच में हमें गोनेड दिखाई दे रही है। लीवर का लेफ्ट लोब दिखाई दे रहा है। ये पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड से। अब हम अगर राइट साइड से देखें तो देखते हैं हम दोनों साइफन्स के बीच में इंटरसाइफनल रीजन में हमें न्यूरल ग्लैंड या न्यूरल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें नीचे हम देखें तो क्रिसेंट्रिक यानी कि चंद्रा का पेरिकार्डियम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हार्ट होता है। इसके सिरे पर हमें लीवर दिखाई दे रहा है और राइट गोनेड दिखाई दे रही है। एट्रियम तथा पेरिब्रैंकियल कैविटी, तीसरा एक कैविटी में दिखाई देता है। यह कैविटी एक्टोडर्म से लाइंड रहती है। इसको एट्रियम कहते हैं। यह बाहर एट्रियल अपर्चर द्वारा खुलती है। इसका मीडियन डोर्सल पार्ट क्लोएका कहलाता है, जहाँ पर रेक्टम तथा जेनिटल डक्ट्स अपने कंटेंट्स को खाली करती हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट जो कि ब्रैंकियल सैक को घेरे रखता है, पेरिब्रैंकियल कैविटी कहलाता है। सिफेलोकॉर्डेटा का एट्रियम वेंट्रल साइड में तथा यूरोकॉर्डेटा के एट्रियम डोर्सल साइड में होती है। एट्रियम वेस्कुलर ट्रेबिक्यूली द्वारा क्रॉस्ड रहती है जो कि ब्रैंकियल सैक तथा मेंटल के बीच में एक्सटेंडेड रहते हैं या फैले रहते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में हम देख रहे हैं बीच में पूरा खाली कैविटी जो कि एट्रियम है
और एट्रियम का डोर्सल पार्ट, इसको क्लोएका कहेंगे। ये यहाँ पर जेनिटल डक्ट और इंटेस्टाइन अपने आप प्रोडक्ट्स को खाली करते हैं, कंटेंट्स को खाली करते हैं। ये कंटेंट्स ऊपर एट्रियल अपर्चर द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को पानी में भेज देते हैं। नीचे देखें हम तो सारे हमको विसरल ऑर्गन्स के सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। रेक्टम, टेस्टिस, उसके वास डिफरेंस, इंटेस्टाइन, इसके अलावा ओवरी। ये पूरी की पूरी जो कैविटी है ये पेरीब्रांकियल कैविटी कहलाती है, जो कि ब्रांकियल सैक को घेरी हुई है। और यह हम देखें कि बीच में हमको ट्रेबिक्यूली दिखाई दे रहे हैं, जो कि पेरीब्रांकियल कैविटी को क्रॉस्ड करते हैं। इस तरह से मैंने आज आप लोगों को थर्ड मानिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके कुछ अंदर जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बताया। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बचे हुए भागों के बारे में बताऊंगी, इनके डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।